Namaste to you all. A very warm welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Nista and I welcome you in the practice session of the International Relation. जितने भी सीरीज होंगे आज से रिलेटेड वो आपके PYQ से रिलेटेड होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है ना पॉलिटिकल साइंस या IR से आते हैं, हम उनको देखेंगे. सो हमारी ये मोटिव रहेगी कि हर डेली या फिर हर वीकली जो है ना आपको इस तरह के क्वेश्चन लगाए जाएं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ के, यानी क्योंकि आप पढ़ते तो आ रहे हो बट किस तरीके से क्या ट्रेंड है क्वेश्चन, ये हमें देखना है. सो लेट्स बी विद अस एंड लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन. जो आज की सीरीज है जनरली हम आज फोकस कर रहे हैं वो है आपके थियरी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे जहां तक पता है मैंने आपके सारे थियरी कवर करा लिए हैं. मैंने डिस्कस किया है रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म. इन थियरी को ध्यान में रख करके मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थियरी, इन थियरी को ध्यान में रख करके, ये 4 थियरी को ध्यान में रख करके मेजर हमने इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया है. सो बेस्ड अपॉन योर थियरी लेट्स नो हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड अबाउट योर एग्जाम. सो बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन आई हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर टेस्ट योर थियरीज कि आपकी थियरीज जो है ना उस पर आपकी कितनी कमांड है. अगेन नेक्स्ट जो हमारा सीरीज होगा उस पर हम वैसे ही जैसे जैसे हमारी टॉपिक कवर होगी हम उससे रिलेटेड सीरीज लेते आएंगे जो कि आपके जनरली PYQ आधारित होंगे, यानी किस तरह से क्वेश्चन बनता है उस पर हम ध्यान देंगे. सो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी आप देखोगे NTA या फिर जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे, जनरली जब आप एग्जाम में देखोगे किस तरीके से अप्रोच करना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. साथ ही कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जब जब हम पढ़ते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, बट व्हेन वी सी द PYQ हम उसको कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. You yourself judge yourself because each question carry 2 marks. In NTA there is no negative marking, so all questions are compulsory because there is no negative marking, so you are supposed to cover all this question. So let's attempt the first question. So as you can see the screen and let me read for you. Feminist argue, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है आपका. Feminist argue that women values are based primarily on. नारीवादियों का तर्क है कि महिलाओं का मूल्य मुख्य रूप से किस पर आधारित है? रिलीजियस लॉ यानी कि धार्मिक कानून पे, प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं पर, बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स जीव विज्ञान और निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं पर, या फिर बायोलॉजी पे या फिर जीव विज्ञान पे. तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको इस 4 ऑप्शन में एक को सेलेक्ट करना है. सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू, I can further zoom this question so that you can see it clearly what the question is. Just try to attempt this question कि नारीवाद, क्योंकि हमने फेमिनिस्ट को भी कवर किया था, तो फेमिनिस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको थियरी में ही पढ़ना है, तो आपको देखना है कि फेमिनिज्म का जो मेन पॉइंट है, मेन आर्ग्यूमेंट है, वो किस चीज़ पर आधारित है, जिस पे पूरी थियरी जो है वो आधारित रहती है. सो लेट्स फिगर इट आउट. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मिनट. आपको उससे ज़्यादा मिनट नहीं लेने हैं बिकॉज NTA गिव यू 1 मिनट. सो अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो सो यू नीड टू गो एंड रिवाइज अगेन बिकॉज इट्स अ NTA दैट यू आर गोइंग टू अपीयर आफ्टर दिस एग्जाम. ठीक है, तो आपको NTA के लिए तैयार करना होगा, तो हर क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा मिनट ना लें. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन बिकॉज हम बात करते हैं नारीवाद की. तो नारीवाद जब भी हम बात करते हैं, नारीवाद कभी भी आपको रिलीजन से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जब भी हम रिलीजन से रिलेटेड मुद्दे की बात करते हैं तो नारीवाद जो है ना जनरली देन क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट द मेन बेस्ड अपॉन द प्राइमरी प्रिंसिपल्स, यानी कि मुख्य आधार क्या है. तो जब हम बात करेंगे रिलीजन इज नॉट अ प्राइम कंसर्न, प्रेस्क्राइब्ड सोशल रोल्स यानी कि निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं. देखिए जब भी हम NTA के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश आप ये कीजिए, क्योंकि एक चीज आप देखने को मिलेंगे जब भी आप NTA क्वेश्चन, आपको मोस्ट ऑफ द जो आंसर रहेंगे ना वो सारे के सारे आपको लगेंगे सही है. ठीक है, आपको उसमें से बेस्ट चूज करना है. ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आंसर आपको पता चल जाएंगे, बट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट वेरी इंपॉर्टेंट. So when we talk about the feminism, first when you going to attempt any question, first eliminate the wrong one. ठीक है, क्योंकि जनरली जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं
तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं सही क्या है, बट जिस दिन हम ये ढूंढने चालू कर देंगे ना कि गलत क्या है, तो सही अपने आप हमारे पास आएगा। और वो सही जो होगा ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उचित क्या हो सकता है, उसमें हमें ढूंढना है। तो जब हम बात करते हैं रिलीजन लॉ की, तो ये नहीं होगा। बायोलॉजी, देखिए पूरा बखेड़ा फेमिनिज्म का इसी पे खड़ा होता है, सेक्स और जेंडर पे, ठीक है। वो कहती हैं कि ये जो जेंडर है ना, दीज आर सोशल बेस्ड, यानी कि समाज द्वारा गढ़ित है। सेक्स के आधार पे यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस पे क्या होना चाहिए, बिकॉज बायोलॉजी क्या होता है, दीज आर द साइंटिफिक वन, ठीक है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है बायोलॉजी, वेदर यू आर मेल और फीमेल, दैट्स देयर इज सम हार्मोन्स दैट डिफाइन योर सेक्स, ठीक है। बट हम जेंडर की बात करें, दीज आर सोशल लोडल टर्म, ठीक है। ये आपको सोसाइटी जो है ना आपको देती है, इट्स अ सोशल लोडेड टर्म्स, और उसके आधार पे आपको क्या किया जाता है, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन फॉर यू फ्रॉम यू कि आप जो है ना एज ए मेल एज अ फीमेल इस तरीके से आप बिहेव करो। तो ये सेक्स यानी बायोलॉजी की बात वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि समाज जो है ना, क्योंकि आप देखोगे ना, वो जनरली बात करते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज, साइंटिफिक को तो वो एलिमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्जेक्टिविटी को ध्यान देना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस, इन सब से ना पीछे हटना चाहिए। हमें हर जो होता है ना, हर इंसान को कंसीडर करना चाहिए। तो साइंस को, बायोलॉजी को दे डिडंट कंसीडर। बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड रोल्स, देखिए प्रिस्क्राइब्ड रोल सही है, यानी कि जिसको जैसा है ना निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं, उस पे उनका क्या है, प्राइमरली कंसर्न है। लेकिन यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड उनका कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो जनरली जो सोशल रोल जो है ना हमारे साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। जो सोशल रोल, एज ए मेल आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको रोना नहीं है। एज ए फीमेल जो है ना, आपको अपने लेग को क्या करना है, क्रॉस करके बैठने। तो इस तरीके से जो चीजें होती है ना, ये सोसाइटी द्वारा हमें दिए जाती है, और इसी पे फेमिनिज्म क्या करती है, क्वेश्चन मार्क करती है। और जो फेमिनिज्म का आइडिया है, वहीं से क्या होता है, बडिंग होना, यानी वहीं से उत्पन्न होना स्टार्ट होता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी प्रेस्क्राइब्ड सोशल रोल। बायोलॉजी की जब भी हम बात करें, दैट इज साइंटिफिक इन नेचर, दैट इज एम्पिरिक्स, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना, वो साइंटिफिक्स, वो फैक्ट्स पे ज्यादा जोर देते हैं। तो आपकी बायोलॉजी को क्या करोगे, यू विल एलिमिनेट इट, एंड व्हेन वंस यू एलिमिनेट द इनकरेक्ट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है जब भी आप एग्जाम में बैठो, या फिर जब भी आप क्वेश्चन को लगाओ, चाहे आप खुद से लगाओ या फिर कभी भी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो है आपका, इट इज ऑन योर स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So all the question that I have given to you is related to theory, and that theory is very important, क्योंकि theory is your base। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, ठीक है, तो जब तक से आपकी थियरी पे कमांड नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे ना, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया स्टेट के बारे में, तो जब आप थियरी को लेके चलोगे ना, रियलिज्म क्या कहता है स्टेट के बारे में, रियलिज्म क्या कहता है सिक्योरिटी के बारे में, लिबरलिज्म क्या कहता है, सो दीज थियरी आर बेस। तो बेस को हमें पहले जोड़ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में जो है ना, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो है, अब हम क्या बात करेंगे, ऑल राइट। Okay, so your second question is, yeah, this is on the board, just try to attempt this. The question is, which from the following is the full title of the book written by Hans J. Morgenthau? यानी कि हंस जे मॉर्गेनथाउ की जो है बुक है, आपको पता है बुक क्या है, ठीक है। और ये हम लोग करके भी आए हैं, पीवाईक्यू में हमने इससे पहले भी किया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है ना, हंस जे मॉर्गेनथाउ की जो है ना फुल टाइटल है, ठीक है, आपको ये बताना है। सो यू हैव टू फाइंड द फुल बुक नेम, ठीक है, पूरा बुक आपको बताना है। लेट मी जूम इट फॉर यू। द सेकेंड क्वेश्चन, या हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो, कि आपको क्या करना है, हंस जे मॉर्गेनथाउ की जो है ना बुक का पूरा नाम बताना है। देखिए, और यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे वर्ड्स को घुमा दिया गया है, ठीक है।
सो आपको इसके फुल बुक्स का नाम लिखना है हंस जे मॉर्गेनथाउ के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ द हंस, बिकॉज हमने पढ़ा था हंस जे मॉर्गेनथाउ का बुक बार बार पढ़ा था, बट इसका फुल नाम क्या है? पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, पॉलिटिक्स विद इन नेशन, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पीस एंड पावर. देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना, जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो जनरली हम स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन वी आर हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स. बट हमें क्या करना है, इस वर्ड्स को ना थोड़ी सी जैसे होता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट्स बेस्ड लर्निंग करनी होगी, तो यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे उन चीज़ों को पूछा गया है कि आप कितने गहराई से उस टॉपिक को पढ़े हो. ठीक है, सो दैट्स द क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, कि आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है ना हंस मॉर्गेनथाउ की बुक है. सो जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस. ओके, सीम्स लाइक दिस विल बी रिमेन, बट हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे राष्ट्रों के बीच राजनीति बुक का नाम. ठीक है, ये आपके बुक का नाम है एंड यू हैव टू फाइंड दिस. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. ऑलराइट, राष्ट्रों के बीच राजनीति, सत्ता और शांति के लिए संघर्ष. यहाँ पे संघर्ष है. ठीक है, संघर्ष. ओके, जस्ट टेक जस्ट अ 1 मिनट, बिकॉज इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा. सो टेक अ 1 मिनट एंड ट्राई टू गेस दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ हंस जे मॉर्गेनथाउ बुक. बुक का पूरा नाम क्या है? देखिए पूरा नाम पूछ रहा है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये छोटा वाला जो नाम है ना, ये सीम्स लाइक इट्स नॉट अ फुल नेम. ठीक है, तो आप जो है ना एज अ कॉमन सेंस देखिए, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना वो रट्टा मारने वाली क्वेश्चन होती है, जिसमें आपको ये देखा जाता है कि बच्चा जब किताब पढ़ता है तो वो कितनी अटेंटिव वे में पढ़ रहा है. So when we talk about the full name of the book, so Politics Among Nation is the common book that every student of political science can attempt. But what about the full name? So when you come to the option, ठीक है, so Politics Among Nation, the struggle for power and peace. ठीक है, पीस एंड पावर. देखिए कुछ चीजें जो है ना, आप खुद सोचिए कि पीस पहले कैसे आएगा. पावर जब करोगे, पावर के स्ट्रगल करने के बाद तब हम क्या ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं. एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी हम रियलिज्म की बात करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. जब भी हम रियलिज्म की बात करते हैं, यानी यथार्थवाद की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि यथार्थवाद जो होता है ना वो जनरली अनइथिकल होता है, वो कभी पीस की बात नहीं करता है. बट ऐसा नहीं है. इनका जो अप्रोच होता है पीस का वो अलग होता है. ये कहते हैं पीस आ सकता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरेस्ट. ठीक है, अगर स्टेट जो है ना उसका इंटरेस्ट जो है ना कुछ और कह रहा है, तो स्टेट को पहले इंटरेस्ट को देखना चाहिए. पीस, मोरालिटी, दीज आर द सेकेंडरी टर्म्स. तो उन्होंने इंटरेस्ट को, पावर को प्राइमरी टर्म्स में रखा, और जो आपका पीस है और जो आपका एथिक्स है वो आपके लास्ट में आते हैं. तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि रियलिज्म ने पूरी तरह से निगेट कर दिया. जब आप कार्ल स्मिथ के बारे में सुनोगे, ही इज द रियलिस्ट थिंकर. ठीक है, और उन्होंने पीस को कंसिडर किया है. लेकिन जब भी हम रियलिज्म की बात कर देते हैं तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि रियलिज्म ने कभी एथिक्स को कंसिडर नहीं किया. दे कंसिडर इट, बट मोर देन दैट दे कंसिडर द पावर, दे कंसिडर द इंटरेस्ट. तो उन्होंने इंटरेस्ट को है ना ज़्यादा तवज्जो दिया एज कम्पेयर टू योर दिस वन, व्हाट यू कैन से, एथिक्स एंड मोरालिटी. ठीक है, तो इस तरीके से हंस मॉर्गेनथाउ के पूरे बुक का नाम है आपका ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन. पहले पावर के लिए संघर्ष करेंगे, फिर हम पीस को लाएंगे. ठीक है, तो ये था आपका सेकंड का राइट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द अनदर ऑप्शन, दैट इज okay. So your next question is, yep, 3 question. थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन. okay, so who has argued that far from the objective reality, international politics is world of our making. मैंने आपको जब ये चीज पढ़ाई थी, थियरी पढ़ाई थी,
तो मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, दीज आर द स्टेटमेंट, और ये बार बार आपसे पूछा जाता है, और ये स्टेटमेंट ही नहीं है, इस स्टेटमेंट के आधार पे एक पूरी बुक लिखी गई। तो आपको बताना है कि किस थियरी ने इस स्टेटमेंट के आधार पर जो है ना एक पूरी बुक लिखी, वो जो थिंकर थे वो किस थियरी से रिलेटेड है। रियलिस्ट यानी यथार्थवादी, फेमिनिज्म नारीवाद, आइडियलिज्म उदार आदर्शवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावादी। Please take a 1 minute. More than 1 minute is not sufficient because you are going to prepare for the NET. You are going to prepare for the WOS. ठीक है? So, world of our making यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया है। ठीक है? यानी कि जब भी हम बात करते हैं अनार्की की, देखिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ऑल राइट, सो लेट्स सीक द एक्सप्लेनेशन। जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, देखिए जब भी हम रचना की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इज द की थियरी विच इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। और ये जो बुक है, ये बुक लिखा गया है निकोलस ओनुफ द्वारा। ठीक है, निकोलस ओनुफ ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ये आइडिया, कंस्ट्रक्टिविज्म की आइडिया जो है ना सोशियोलॉजी से इंटरनेशनल रिलेशन में लाया। सो निकोलस ओनुफ, उसके बाद आपको आएंगे अलेक्जेंडर वेंट, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। जब भी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की तो अलेक्जेंडर वेंट की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपको इंडिकेट करती हैं आई एम नथिंग बट द कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी। ठीक है, आइडियलिज्म, देखिए आइडियलिज्म कभी भी आपको क्रिटिकली सोचने नहीं देता है। ठीक है, फेमिनिज्म ऑफ कोर्स दैट कैन बी चांस, बट फेमिनिज्म यहाँ पे जनरली इक्वालिटी इन सब की बात करेंगे। रियलिज्म मेकिंग करने की बात नहीं, वो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो पावर की बात करेंगे, वो इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो इस तरीके से इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके जो है ना आपने किस कॉन्सेप्ट को कितना गहराई से समझा है इस पे आधारित एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं आपका। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो yes, this is your question number 4 and it is, just a second, let me erase this. Yeah. So neoliberalism से related है, ठीक है, और neoliberalism के बारे में इन्होंने पूछ रखा है कि आपको क्या बताना है। आपको बताना है कि neoliberal from their Lockean universe seeks to create an international regime that optimize the, नौ उदारवादी जो होते हैं, लॉकियन जो जॉन लॉक है, उनके यूनिवर्स से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका इनका अनुकूलन करे। किसका अनुकूलन करे? देखिए ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी अ ट्रैप। ये जो होता है ना, ये आपके लिए फंसाने का एक वर्ड है। रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, rational functioning of the state system, rational application of power, rational utilization of weapons, यानी प्रकृति को तर्क संगत दोहन, राज्य व्यवस्था को तर्क संगत कार्य प्रणाली, शक्ति का तर्क संगत अनुप्रयोग, हथियारों का तर्क संगत उपयोग। The word optimization is very important. ऑल राइट, सो लेट्स सी द आंसर बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको 1 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए इस पे। जब भी हम बात करते हैं न्यू लिबरल की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, ऑफकोर्स दैट इज बेस्ड अपॉन लॉकिन प्रिंसिपल। जॉन लॉक इज द वन पर्सन ऑफ द लिबरलिज्म हु सपोर्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप compete करो और compete करने के बाद आप जितना प्रॉपर्टी गेन कर रहे हो यू कीप इट। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, बट उन्होंने एक बात और कहा, न्यू लिबरल फ्रॉम द लॉकियन यूनिवर्स सीक्स टू क्रिएट इंटरनेशनल रिजीम। अच्छा, रिजीम थियरी के बारे में हमने बात किया। जब भी रिजीम का कॉन्सेप्ट आता है इसका मतलब होता है लॉ एज एन ऑर्डर। ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉ ऑर्डर जिससे आप क्या कर सकते हो, अनार्की को हटा सकते हो।
तो वही कहा जा रहा है कि नियो लिबरल क्या करते हैं, लॉकियन यूनिवर्स जो क्या करना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिजीम में ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अनुकूलन करना चाहते हैं, किसको, रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, यानी आप जो है ना, देखिए रैशनैलिटी सब में है, और रैशनैलिटी सब में इसलिए है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल थियरी की, जब भी हम रियलिज्म की बात करते हैं, जब भी हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं ना, दे आर गुड इनफ टू टेक देयर डिसीजन, और इसी वजह से जो वहाँ पे ह्यूमन होता है वो अपने गुड और बैड के बारे में जानते हैं, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तभी तो लॉक ने कहा कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी कम्पीट करने देना चाहिए, जितना वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं लेट देम कीप। तो इस तरीके से रैशनैलिटी तो सब में होगी, बट वो रैशनैलिटी किसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, यानी कि जब दोहन हो रहा है प्रकृति का, ठीक है, तब उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, अनुकूल करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर आपकी जो है ना रिजीम मेंटेन होगी, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट सिस्टम, देखिए ये सही लग रहा है बट यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, ठीक है, सो व्हाई आर यू गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट अगेन, ऑप्टिमाइजेशन की बात करना है, एप्लीकेशन ऑफ द पावर, ऑप्टिमाइजेशन की बात करना है, ठीक है। तो पावर की जब भी हम बात करेंगे, वेपन्स की जब भी हम बात करेंगे, तो ये रियलिज्म में होगा। सो दो चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट सिस्टम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ जो टर्म है वो है ऑप्टिमाइज करने की बात कर रही है, आपको बैलेंस आउट करना है, ऑप्टिमाइज करना है। जैसे आप देखो वॉल्यूम कम अगर ज्यादा रहता है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो, ठीक है, दैट्स द ऑप्टिमाइजेशन मीन, कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल रिजीम के थ्रू, यानी लॉस एंड ऑर्डर के थ्रू आपको क्या करना है, नेचर में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, उसको क्या करना है, रोकना है। यही बात जो है ना, लॉकियन यूनिवर्सल इंटरनेशनल रिजीम जो है वो चाहता है कि आप रिजीम के थ्रू, आप लॉस एंड ऑर्डर के थ्रू, जैसे आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टिगाना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, या फिर आपने देखा होगा अभी ग्लासगो समिट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द नथिंग बट योर्स रिजीम, अ काइंड ऑफ रिजीम जो क्या कर रही है, योर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर हैज बीन स्टॉप्ड, आपकी जो प्रकृति की दोहन है उसको क्या कर रही है, ऑप्टिमाइज कर रही है। और ये कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल रिजीम की तरह, कुछ लॉज, कुछ रूल्स, कुछ ऑर्डर्स के थ्रू जो क्या किया जा रहा है, आपकी जो लालची जो नेचर हो, जिसको कहते हैं ना रैशनल मैन, क्योंकि अगर सब कुछ रैशनल होता तो सब क्या करते, सब ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेट करने की कोशिश करते, बट ये रिजीम क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ताकि जो है ना आप नेचर को ज्यादा से ज्यादा दोहन ना कर सको। तभी तो हमने लाया सस्टेनेबल गोल, यानी कि हमें इस तरीके से प्रयोग करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसके लिए भी सुरक्षित रहे। सो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Yep, so here is that. कह रहा है डेमोक्रेटिक पीस थियरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और देखिए एनटीए आपसे कुछ भारी नहीं पूछता है, वो आपके थिंकर्स, आपके बुक, इन सब चीजों को आपसे पूछता है। तो यहाँ पे भी कह रहा है डेमोक्रेटिक पीस थियरी हैज बीन लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ, यानी कि जब भी हम लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत की बात करते हैं तो ये किसके लेखन से जुड़ा हुआ है, इमैनुअल कांट एंड वोल्टायर, माइकल डोएल एंड ब्रूस रसेट, थॉमस क्रिस्टेन एंड थॉमस सेलिंग, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। एक बात आपको समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी जब हम बात करते हैं तो किस थियरी की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं। तो उसमें आपको जो है ना कौन से थिंकर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं डेमोक्रेटिक पीस थियरी से, कम ऑन गाइस। ऑल राइट, नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है। जब भी हम डेमोक्रेटिक पीस थियरी की बात करते हैं, देखिए जब हमने लिबरलिज्म पढ़ा था, ठीक है, जब हमने उदारवाद पढ़ा था, तो हमने कांट के बारे में पढ़ा था। वॉलटेयर कहीं आया था क्या, वॉलटेयर आया था क्या, वॉलटेयर आता है रेनेसा में, जब आप जो है ना रेनेसा की बात करते हो, ठीक है। और लिबरलिज्म में तो कहीं पे हमने वॉलटेयर की बात नहीं की थी। तो ये लग नहीं रहा है कि ये जो है ना आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है,
कुछ बच्चे इसको देख करके बस इसको टिक करेंगे, ठीक है। आपको वॉलेटायर देखना है। वॉलेटायर है क्या? हमने जब लिबरलिज्म की बात की थी, लिबरलिज्म में हमने सिर्फ इमैनुअल कांट की बात की थी। इमैनुअल कांट ने क्या दिया? परपेचुअल पीस दिया, ठीक है, कि हमें क्या करना है, सतत शांति बनाए रखना है। और उस सतत शांति को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वर्ल्ड लेवल पे क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हर जगह क्या करे? उदारवाद को प्रमोट करे, लिबरलिज्म को प्रमोट करे। देयर इज अ नीड फॉर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी अप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बातें जो है ना इमैनुअल कांट के परपेचुअल पीस में देखने को मिली, बट वॉलेटायर तो वहां नहीं था। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका ट्रैप है, आपको उधर देखना नहीं है। थॉमस कृष्णन एंड थॉमस सेलिंग, देखिए सेलिंग जो था ना, ही इज रिलेटेड टू गेम थियरी, ये गेम थियरी से रिलेटेड है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम थियरी, इट इज रिलेटेड टू अ ब्रांच ऑफ रियलिज्म, जो कि अपने कॉस्ट बेनिफिट को देख करके डिसीजन लेते हैं। और लिबरलिज्म में भी आप कह सकते हो, बट दिस इज रिलेटेड टू गेम थियरी, इसमें भी हमें नहीं फंसना है। फिर उसके बाद एक कंफ्यूजन जो आपको आएगा, मेरे बच्चों को भी आया था। देखिए पीस की जब भी हम बात करते हैं, लोग महात्मा गांधी की तरफ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो है ना, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, इज इट पॉसिबल? यानी कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस, ठीक है, पीस एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इट्स नॉट पीस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो पीस के बारे में तो आई डोंट थिंक उन्होंने कभी कहा है, ठीक है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये कॉम्बो जो है ना, ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? सो इट्स ऑल्सो अ ट्रैप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द, देखिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, जबकि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो किस तरीके से ना आपको थोड़ा सा अपनी प्री रिक्विजिट नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है वही काफी होती है क्वेश्चन आंसर को एलिमिनेट करने के लिए। आप एलिमिनेशन के थ्रू नेट को लगाइए, क्योंकि जब आप राइट आंसर ढूंढोगे ना, तो यकीन मानिए कि 100 में से जो है ना, बहुत के जो है ना राइट आंसर आपको 10-20 के पता होंगे, बाकी जो 80 होते हैं वो आप एलिमिनेशन के थ्रू लगा सकते हो। तो इमैनुअल कांट को हमने एलिमिनेट किया, हमने कृष्णन को, सेलिंग को एलिमिनेट किया, गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू को एलिमिनेट किया। जो राइट आंसर है आपका माइकल डॉयल एंड ब्रूस रसेट है। अब देखिए माइकल डॉयल को, ये जो कांट है ना, उनके शिष्य थे डॉयल, ठीक है, उन्हीं के फॉलोअर्स थे। और परपेचुअल पीस से ही आइडिया लेकर के उन्होंने ये जो आइडिया है ना डेमोक्रेटिक पीस थियरी, यानी कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो दो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, युद्ध के लिए नहीं जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, यानी ट्रेड के थ्रू। तो कभी भी उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वॉर पे नहीं जाते हैं। और यही बात जो है ना डेमोक्रेटिक पीस थियरी में माइकल डॉयल एंड ब्रूस रसेट जो होते हैं ना, उनके को ऑथर हैं, उन्होंने हमें समझाया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5th पे आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन, सॉरी इट्स अ 6th, हमने क्वेश्चन कर लिया था 5th। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रियलिस्ट ट्रेडिशन। अभी मैं आपको इसका ऑप्शन भी दिखाऊंगी। इसमें से कह रहा है आपको कि इनमें से कौन जो है ना रियलिस्ट का जो है ना वो फीचर नहीं है, यानी कि आपको यथार्थवादी परंपरा की विशेषता नहीं है। अब देखिए इसका जो आधा ऑप्शन है वो इधर है, किधर है, लेट मी शो यू। यस, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है ना वो रियलिज्म यानी यथार्थवाद की जो है ना फीचर्स नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रियलिज्म का है नहीं, नॉट पूछा जा रहा, नहीं है, नॉट, इट इज नॉट द फीचर ऑफ द रियलिज्म। स्टेट ऑथोरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मोरालिटी ऑफ द ह्यूमन नेचर। मोरालिटी हो गया, नोबैलिटी हो गया, दैट्स द सेम थिंग। सो you don't have to confuse with that, just go on and take choose which one the right one. All right, so when we talk about रियलिज्म के फीचर नहीं है, देखिए जब भी हम बात करते हैं तो स्टेट, रियलिज्म क्या करता है, स्टेट को सेंटर में रख करके वो क्या करता है, अपनी थियरी को देता है, स्टेट सेंट्रिक थियरी है, ठीक है। हमने देखा था स्टेट इज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है, और ये किसने माना था, ये माना था रियलिज्म ने कि स्टेट ही केंद्र है, सिविल सोसाइटी यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर, बैलेंस ऑफ पावर, दैट्स कम अंडर द रियलिज्म। इसे पूछ रहा है कौन नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉरलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट द एथिक्स, दैट्स नॉट कम अंडर द ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स ने क्या कहा था? ह्यूमन नेचर इज शॉर्ट एंड ब्रूटिश, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन अंडरस्टैंड कि morality is never come under the feature of the realism. Okay, now let's come to the question number 7th. When we talk about the question number 7th, here is the, yeah, so the question is the Gramscian concepts of hegemony. देखिए ये चीजें मैंने आपको बार बार बताई है कि जब भी ग्रामसियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेजेमनी की बात करते हैं, यानी ग्रामसियन के जो आधिपत्य का जो सिद्धांत है, अवधारणा है, उसका तात्पर्य क्या है? कोअर्शन यानी जबरदस्ती करना, डोमिनेंस यानी किसी पर प्रभुत्व जताना, कोअर्सन जबरदस्ती और सहमति, लेजिटिमेसी यानी कि वैधता। आपको बताना इसमें से कौन जो है ना हेजेमनी का मतलब है। देखिए, ऑल राइट, टाइम ओवर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हेजेमनी, जब भी हम हेजेमनी की बात करते हैं, हेजेमनी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ठीक है। आप क्या करते हो, एक के विचार को दूसरे के विचार, जब मान लीजिए कि ये जो है ना हेजेमोनिक कंट्री है, कोई कंट्री यूएस है, वो क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे पर क्या करते हैं, थोपते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और जिन पे थोपा गया है उनको लगता है ना यही विचार क्या है, ये तो मेरा अपना विचार है। तो इस तरीके से आप पे वो रूल करेंगे, इस तरीके से आपको हेजेमोनाइज करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं तो हो ही नहीं रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का विचार है। यानी कि आपको जो है ना आपके कंसेंट को, आपकी जो व्यूज है, ओपिनियन है, उसको क्या किया जाता है, आपको इस तरीके से लगेगा दैट्स माइन, ठीक है। तो जब भी हम हेजेमनी की बात करते हैं, ये कोअर्सन की बात दूर दूर तक नहीं करता, ये कभी भी हार्ड पावर की बात नहीं करता। ऑफकोर्स इसमें भी कोअर्सन है, कोअर्सन की बात नहीं करता है। लेजिटिमेसी तो आता ही नहीं है भाई, लेजिटिमेसी कहाँ से आएगा, लेजिटिमेसी तो लेजिटिमेट होता ही नहीं। लेजिटिमेट का मतलब क्या था कि वो इलेक्शन के थ्रू ऐसे कुछ आए, पीपल का उसमें ये होना चाहिए, तो लेजिटिमेट तो है ही नहीं। डोमिनेंस की बात करता है, यानी कि डोमिनेंस ऐसा जो कि आपको दिखे ना, ठीक है। सो आप जो है ना उनको क्या कर लेते हो, यू विल एक्सेप्ट दैट। सो दिस वे हेजेमनी इज रिलेटेड टू डोमिनेंस and to show your dominance over the others. Now let's come to the next question. Question number 9. देखिए, okay, I think it's a 8 one also. Yeah, this one is left. Where is that? Yep. यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 8 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड मैंने आपको अभी चीज बताई कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इनमें से कौन जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के गुण हैं, आपको बताना है, कौन इससे संबंधित है, ठीक है, आपको ये बताना है। रॉबर्ट गिल्पिन, ईएच कार, अलेक्जेंडर वेंड, स्टीफन गिल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखिए जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, देखिए रॉबर्ट गिल्पिन इकोनॉमिस्ट, ईएच कार हिस्टोरियन, ठीक है, वर्ल्ड हिस्टोरियन, अलेक्जेंडर वेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंकर, मैंने अभी तुरंत बताया कि ही इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट, फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट। स्टीफन गिल, नो ही इज नॉट रिलेटेड, सो अलेक्जेंडर वेंट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द 9th question. Yes, so here is that ग्रामसी कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेजेमनी। देखिए ग्रामसी का हेजेमनी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, तो आप हेजेमनी के कॉन्सेप्ट्स को जरूर क्लियर करके जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामसी का कॉन्सेप्ट जो है ना हेजेमनी का, वो क्या कहता है, क्या इसका मतलब क्या है, रूल्स ऑफ कंसेंट, रूल ऑफ कंसेंट, रूल ऑफ कंसेंट प्लस डोमिनेशन, रूल ऑफ डोमिनेशन, रूल ऑफ सर्वेलेंस, यानी निगरानी का नियम, प्रभुत्व का नियम, सहमति प्लस प्रभुत्व का नियम, यस प्रभुत्व।
सहमति का नियम, आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन जो है ना सही है। देखिए पहली बार आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि सारे ऑप्शन जो है ना एक जैसे दिख रहे हैं, जस्ट एलिमिनेट इट एंड जस्ट फाइंड द राइट वन। ठीक है, आपको सबसे उचित ढूंढना है उसमें, और वो कैसे पता चलेगा? बाय एलिमिनेशन। देखिए सर्वेलेंस की बात जो है ना यहाँ पे फूको करते हैं, ग्रामसी कभी भी बात नहीं करता। फूको ने कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंटैलिटी का, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। रूल ऑफ डोमिनेशन हमने अभी पढ़ा, ठीक है, बट डोमिनेशन के साथ साथ कुछ और है, और वो कुछ क्या है? कंसेंट भी आप लेते हो, बट डोंट यू थिंक इट्स अ बोथ कॉम्बो? जैसे आपको ऑल ऑफ द एबव दिया रहता है, आप क्या करते हो, सब सब आपको सही लगता है, बट नीचे ऑल ऑफ द एबव रहता है। यही आपको बी कह रहा है कि कंसेंट तो होता है, साथ साथ डोमिनेशन भी होता है। सो दिस वन कॉम्प्रोमाइजिंग द बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे उचित है वो आपका बी है। चलिए अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस है कि डिटेंट जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है। जस्ट हैव अ लुक। यानी कि जब हम बात करते हैं डिटेंट की, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, और आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, तनाव को में थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी तो नहीं है, छूट। एग्रीमेंट ऑफ आर्म रिडक्शन, हथियार की कटौती पर समझौता। विलिंगनेस टू मेडिएट, यानी मध्यस्थता करने की इच्छा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। नॉट मोर देन 1 मिनट, गो अहेड। देखिए जब भी हम बात करते हैं डिटेंट की, द वर्ड हैज कम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये जो शब्द है ये कोल्ड वॉर की तरफ आया, ठीक है, और आपने सुना होगा कैसे जो है ना 90s 70s, दीज आर द नॉर्मल एज, जहाँ पे आप देखोगे ना यूएस और यूएसएसआर के बीच में इट सीम्स लाइक कि उनकी जो स्थिति है ना दैट बिकम रिलैक्स, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स है वो वर्ड है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, एग्रीमेंट ऑफ आर्म रिडक्शन वन द फीचर, बट इसका मतलब क्या है? दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, यानी कि उनके बीच में जो तनाव थी वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गई, वो धीमी पड़ गई, वो थोड़ी थोड़ी मध्यम हो गई। टेंशन जो थी ना, जो तनाव था वो धीरे धीरे शॉर्टन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे धागा है और फिर ये क्या हो गया, अब ये ढीला हो गया। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। मीडिएट की बात नहीं है, कॉपरेशन की बात थी, बट इसमें आपको इसका मतलब समझाना है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है फेमिनिज्म की तरफ, ठीक है। फेमिनिज्म भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जिसे आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। कह रहा है फेमिनिज्म क्रिटिक द रियलिज्म। देखिए हमने बात की थी कि कैसे जो है ना मॉर्गेनथाउ की बातों को टिकनर ने क्या किया था, टिक किया था। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फेमिनिज्म ने रियलिज्म को क्या किया, क्रिटिक किया। किस बात को क्रिटिक किया? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मैस्कुलिनिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी, क्लास कॉन्सियसनेस, यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बहादुरता। देखिए यहाँ पे ना हिंदी से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैस्कुलिनिटी की जब भी हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं पुरुषात्मक समाज, मात्रात्मक पुरुषात्मक समाज, पैट्रियार्की, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। आपको इसके हिंदी से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, इट्स अ गूगल ट्रांसलेशन। जेंडर न्यूट्रलिटी, क्लास कॉन्सियसनेस। देखिए just opt it because it's a very easy question, that is concept based question that you can say. All right, so जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं वो क्लास कॉन्सियसनेस की बात नहीं करता है, दैट इज टोल्ड बाय मार्क्सिज्म, ठीक है, हटा दूंगी इसको। जेंडर न्यूट्रलिटी की बात, जेंडर को क्या करना चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये बात तो कह कह के फेमिनिस्ट थक गई हैं, तो ये अपनी बात को ही क्यों क्रिटिक करेंगे, तो ये इसको हटा देंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यहाँ क्रिटिक की बात की जा रही है, ठीक है, तो किसने, कौन सी जो ना फेमिनिस्ट क्रिटिक, रियलिज्म में तो कभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करेगा ही नहीं। तो मैस्कुलिनिटी जो है ना आप देखोगे कैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि स्टेट क्या है, मेन सेंट्रिक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे हमें वुमेन को लाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। तो इस तरीके से मैस्कुलिनिटी यानी पितृसत्तात्मक पुरुषात्मक जो सोच है उस पे उन्होंने क्या किया, क्रिटिक किया। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरनेशनल रिजीम रेफर्स टू, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शासन का उल्लेख का मतलब है क्या है। सो आपको यही बताना है। पावरफुल रूलर्स एंड देयर
पॉलिसीज, यानी कि शक्तिशाली शासक और उनकी नीतियां, बिग स्टेट एंड देयर पॉलिसीज, इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन, इनफॉर्मल गाइडलाइंस, रूल्स एंड नॉर्म्स। चलिए फटाफट देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल रिजीम की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम शासन की बात करते हैं, रिजीम थियरी अपने को मैंने बताया था, रिजीम थियरी का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड नॉर्म्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स, जैसे अभी हमने बताया था ग्लासगो कन्वेंशन, ये सब चीजें जो होती है ना, वो आपको अनार्की को रिप्लेस करने के लिए लाया जाता है। तो ये पावरफुल रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, इसी को तो हटाना चाहता है ये। बिग स्टेट एंड देयर पॉलिसीज, इसी के लिए तो लाया जा रहा है। इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशन, यानी कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें क्या चाहिए, कानून चाहिए, सम्मेलन चाहिए, ऑफ कोर्स दिस वन। देखिए इनफॉर्मेलिटी की कभी बात नहीं करता है, वो फॉर्मल होता है ना। आप देखो ये सब चीजें तो बाकायदा क्या लिखी जाती है, कॉपीज पे लिखी जाती है, साइन किया जाता है, एग्रीमेंट होता है। तो इनफॉर्मेलिटी की तो बात ये करेगा नहीं, इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशन की बात करता है। जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। जब भी हम बात करते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन कैपेबिलिटीज रेफर्स टू, जब हम अंतरराष्ट्रीय रिलेशन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो कैपेबिलिटीज यानी आप क्षमताओं से आप क्या समझते हैं। क्षमताओं से पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और बाकी का मैं आपको दिखा रही हूँ, मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जब आपको सब सही लगता है, लास्ट में आपको लगता है ऑल ऑफ द अबव, गो टू द ऑल ऑफ द अबव बिकॉज इट इज द सेफेस्ट वन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, एक तरह से कहे कि इट्स अ गूगली, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि द नोशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जब भी हम जटिल अन्योन्य या शस्त्रता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ये जो थिंकर्स हैं, कौन बात करता है, रॉबर्ट गिल्पिन एंड स्टीफन गिल, जोसेफ नाइन एंड स्टीफन गिल, रॉबर्ट क्यूहोन एंड रॉबर्ट गिल्पिन, जोसेफ नाइन एंड रॉबर्ट क्यूहोन। कौन सा थिंकर जो है ना, वो लिबरलिज्म से रिलेटेड है, लिबरलिज्म के कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से रिलेटेड है। चलिए फटाफट देखते हैं इसका आंसर। जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, रॉबर्ट गिल्पिन आते हैं, बट स्टीफन गिल्स I don't think it is related to the interdependence. Joseph Nye, yes it is, but I don't think about him. Robert Keohane and Robert Gilpin, economist, he is that. Eliminate, eliminate, eliminate. Last option, Joseph Nye and Robert Keohane. Joseph Nye is the very important thinker यहाँ पे है, but Stephen Gill की वजह से eliminate. But Robert Keohane is the co-author and very good important thinkers who is related to economic interdependence. तो जब भी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, एक बुक है जो लिखा गया है जोसेफ नाई और रॉबर्ट कीहोन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम जो आते हैं ना इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका यस दिस वन। ऑल राइट, द एजेंट स्ट्रक्चर डिबेट इज एसोसिएट विद द फॉलोइंग थियरी, यानी कि जब भी हम संरचना और एजेंट की बात करते हैं तो किस थियरी से रिलेटेड है, आपको बताना किस थियरिस्ट से रिलेटेड है, रॉबर्ट क्यूहोन एंड टिकनर, केनेथ वॉल्ज, अलेक्जेंडर बेंट। कम ऑन, देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम एजेंट स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर से आपको ध्यान में रख के केनेथ वॉल्ज को कभी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एजेंट भी तो साथ में है, और जब भी हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, सोशोलॉजी में आपने सुना हुआ एजेंट स्ट्रक्चर, और ये जो थियरी है कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये सोशोलॉजी से आया है। ठीक है, और ये सोशोलॉजी से आया है, इस वजह से जो इंपॉर्टेंट थिंकर है कंस्ट्रक्टिविज्म के वो है अलेक्जेंडर बेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलेक्जेंडर बेंट। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हम धीरे धीरे करते रहेंगे, जैसे ही हमारी टॉपिक खत्म होगी थियरी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इज रिगार्डिंग द पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड द रेस्ट ऑफ द थियरीज दैट वी विल कवर इन द कमिंग सेशन. So keep preparing, keep practicing. Only that can be help you to achieve a good rank. So all the best for your preparation and have a good study.